जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो डेली करंट अफेयर्स में मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट कर रहा हूँ। तो 14 अक्टूबर शुक्रवार इंडियन एक्सप्रेस में जाने लायक क्या, पेज 1, सुप्रीम कोर्ट की हिजाब वर्डिक्ट। कुछ 8 महीने पहले कर्नाटक राज्य सरकार के सरकारी कॉलेज में लड़कियों को हिजाब पहन के आने में प्रतिबंध डाला गया था। उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब यहाँ पर जो जजमेंट आया है वो बटा हुआ है। एक जज ने फेवर में बोला, एक जज ने अगेंस्ट में बोला। एक जज जस्टिस दुलिया, उनका ये कहना है कि नहीं, वो लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति होनी चाहिए, उसके वास्ते उसे कॉलेज में बैठने से रोक नहीं सकते। और सामने दूसरे जस्टिस गुप्ता ने ये कहा कि ये जो सरकारी स्कूल हैं धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर स्कूल होते हैं, तो यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी पोशाक पहन के आऊँ, इट कैन नॉट बी अलाउड। जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि सबने एक प्रकार का ड्रेस पहनना है, वो सब जायज़ है। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा, एक जज फेवर में बोले, एक जज अगेंस्ट में बोले, तो अब लार्जर बेंच की 3 जज की 5 जज की बेंच को ये मैटर रिफ़र किया जाएगा। दूसरा मामला है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, जिसका काम है किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो अनाज खरीदता है और फिर ये राशन की दुकान वगैरह में सब्सिडाइज प्राइस पर वो गरीबों को बांटा जाए। अब एक तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के नाम पर गरीबों को 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये में बांटा जाता है, और दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम पर भी 5 किलोग्राम अनाज और फ्री में दिया जाता है। अब ये सब करते करते उनका जो बफर स्टॉक होगा वो एकदम कम होने लगा है, और ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद विश्व बाजार में भी गेहूं चावल जो महंगे हो रहे हैं, तो ये वाली चीज़ें भारत को आगे जाके परेशान कर सकती हैं। गेहूं का ही नाम लिया तो गेहूं से बनती है चपाती या रोटी। तो वाडीलाल जो वैसे तो आइसक्रीम बनाता है, लेकिन वो अब फ्रोज़न पराठा, फ्रोज़न रोटी भी बनाता है कि वो आप घर पे लाएंगे और ओवन में या तवे पे उसे गर्म करो और फिर खा लो। तो अब चपाती है या पराठा है, उस पर GST कितना लगे, उसमें भी सब केस चलते रहे, और फिर आगे चल के GST की जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी होती है उसके ऊपर अपील में जाना हो तो अपीलेट अथॉरिटी होती है, उनका निर्णय ऐसा है कि अगर रोटी या चपाती है फ्रोज़न पैकेज्ड वाडीलाल ब्रांड वाली, तो उस पर 5% GST लगेगा, लेकिन अगर पराठा है तो उस पर 18% GST लगेगा। उसी तरह सामान्य प्रकार का दूध है तो उस पर GST नहीं, लेकिन अगर फ्लेवर्ड मिल्क होता है अमूल का, वो केसर दूध, बादाम दूध, तो उस पर 12% GST लगेगा। तो ये सब जो यूनिफॉर्मिटी है उसमें अलग अलग ऐसे जो कैटेगरीज डाली जाती हैं, वो GST को मतलब स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें वगैरह। आगे बढ़ते हैं तो पेज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में अप टू पेज 7 तो कुछ नहीं है, बस एडवर्टाइजमेंट है और स्टेट एग्ज़ाम में भी मज़ा नहीं आया, ऐसे सब इधर उधर के पॉलिटिक्स के न्यूज़ है। पेज 8 से कॉलम, तो कॉलम में ये जो हिजाब वर्डिक्ट आया उसी के ऊपर वो अच्छा है बुरा है उस पर बहुत सारे कॉलम्स चल रहे हैं। उसके अलावा एक और अपना एथिक्स मेंस पेपर फॉर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के बारे में एक छोटा कॉलम जानने लायक। ब्रिटेन के अंदर एक लड़की थी 14 साल की, मॉली रसेल, जिसने 14 ईयर्स पे ही सुसाइड कर लिया, और बाद में उसका सब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि वो डेली जो इंस्टाग्राम पर कंटेंट देखती थी उसमें ज़्यादातर इंस्टाग्राम उसको सब नेगेटिव डिप्रेशन टाइप का ही ऑनलाइन कंटेंट रेकमेंड करता था, ऐसे ही यूज़र्स के प्रोफाइल उसको सजेस्ट करता था। क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह का एल्गोरिदम क्या है, आप कोई बंदर खेल रहा है ऐसा वीडियो क्लिक करो तो उसको ऐसा लगे आपको बंदरों के वीडियो पसंद है, तो आपको ऐसा ही कंटेंट रेकमेंड करते रहे। तो एक लड़की ये एक आध दिन डिप्रेस हो और ऐसा कोई कंटेंट देख ले तो तुरंत ही फिर ऐसा ही डिप्रेशन रिलेटेड सब कंटेंट उसको सजेस्ट किया जाए। अब इससे लड़ने के लिए ब्रिटेन सरकार लेकर आ रही है ऑनलाइन सेफ्टी बिल, कि जहाँ पर सोशल मीडिया कंपनी को रेगुलेट किया जाएगा कि तुम ऐसा सब एल्गोरिदम मत चलाओ। उसके बाद पेज 9 पर एक बहुत बढ़िया कॉलम है, बाबूज टू कर्मयोगी। एक ज़माने में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने यह कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं गरीबों के लिए तो गरीबों को 15 पैसा ही जाता है, क्योंकि बीच में बहुत सारा करप्शन है। तो इसमें सिविल सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिशन कर्मयोगी सिविल सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था, और साथ ही साथ एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन CBC भी बनवाया था। अब ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने सब लोगों को और ट्रेनिंग दी, और उससे सिविल सर्वेंट्स की एम्पैथी को, अनुकंपा को कैसे डेवलप किया गया उसके कुछ एग्जांपल्स दिए। कि जैसे एक सिविल सर्वेंट थे, वो रेलवे में जा रहे थे, लेकिन उनके साथ में एक दूसरी प्रेग्नेंट वूमन थी, उसको कुछ सीट नहीं मिल रही थी या कुछ दिक्कत थी, तो उसने उसे मदद की। एक पुलिस ऑफिसर था जिसने कुछ गुमशुदा बच्चे को उसकी माँ से मिलवाया, और उसमें से उसको खुद बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, जो वो कहता है कि मुझे कोई सैलरी या मेडल मिले उससे भी ज़्यादा खुशी हुई। तो मतलब अपने काम के अंदर ही और लोगों की मदद करके ही उसमें खुशी हासिल करना, ये वाली भावना जगाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।
आप जानते हैं आजकल सरकार के पास पैसा कम है तो एयरपोर्ट खुद नहीं चलाते, वो सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, कि तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट हो तो वो अदानी को दे दिया हो 20-50 साल के लिए कि तुम चलाओ और उसमें से जो पैसा कमाओगे तुम पार्किंग फ़ी में से, ये मैकडोनल्ड डोमिनो के उसमें एयरपोर्ट में जो स्टॉल लगे होंगे उस पर रेंट किराया लेकर उसमें से हमको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट शेयर करते रहना। अब ऐसी स्थिति में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एयरपोर्ट्स का रेगुलेशन करती है, दूसरे CISF के जवान वहाँ पर होते हैं, वो सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं, और सामने ये एयरपोर्ट जो पूरा चलाना है वो काम एक प्राइवेट कंपनी करी अदानी, तो कई बार आपस में उनका टकराव होते रहता है कि सरकारी कर्मचारी ये कहे ऐसा करो वैसा करो, वो वाला कहेगा ये तो पॉसिबल नहीं है। सो हाउ टू ब्रिंग मोर कन्वर्जेंस, इसके लिए भी मिशन कर्मयोगी ट्रेनिंग में ये कहा गया कि रोल रिवर्सल, रोल प्ले करो, कि 7 दिन तक ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उन्होंने GMR हैदराबाद एयरपोर्ट पे खुद जाके नौकरी करनी होगी, जो काम ये प्राइवेट कंपनी वाले वहाँ पर करते हैं, कि दिन में जो आते हैं पैसेंजर उसका जो चेकिंग, उसका जो कूड़ा करकट इधर उधर फेंकते हैं उसको हटाना, वो जो विकलांग लोग होते हैं उसको व्हील चेयर में एरोप्लेन तक ले जाना, सबका टिकट चेक करना, ये वो। तो अपने आप उनको भी पता चले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कि एयरपोर्ट चलाने में क्या इश्यूज़ होते हैं, और उस हिसाब से वो जो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले, वो थोड़ा दुरुस्त करें। क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच का रिसर्च ये कहता है 70-20-10 फार्मूला, 70% जो भी हम सीखते हैं वो अपने जॉब एक्सपीरियंस से सीखते हैं, 20% जो हम सीखते हैं वो पीयर टू पीयर शेयरिंग, कि हमारा कलीग सहकर्मी हमको कुछ सिखाए और हम उसमें से सीख लें, और सिर्फ 10% ऐसा होता है जो क्लासरूम टीचिंग से हम सीखते हैं। इसलिए ये जो भी IAS IPS और जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग चाहे कितनी दे दो, लेकिन जब तक वो जॉब एक्सपीरियंस से दूसरे लोगों के साथ मिलकर नहीं सीखेंगे वो उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो फिर उसी तरह सेक्शन ऑफिसर्स, लोअर डिवीज़न क्लर्क्स, उनका भी आपस में ऐसे सब प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बना है IGOT। इंटर डिपार्टमेंट कोऑपरेशन की भी कई बार ज़रूरत होती है, कि रेलवे ट्रैक पर आप जा रहे हैं, ट्रेन चला रहा है लोको पायलट, बीच में हाथी आ जाता है, भालू आ जाता है, तो इसमें वाइल्ड लाइफ कंट्रोल, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री दोनों ने साथ मिलकर कुछ करना पड़े, कि ये वाला जो इलाका है यहाँ से हाथी प्रायः जाते हैं, फ्रीक्वेंटली दिस कॉरिडोर इज़ फ्रीक्वेंटेड बाय द एलिफेंट्स और नीलगाय और वाइल्ड बोर्स, तो वहाँ जो ट्रेन चल रही है उसका GPS मैपिंग ऐसा किया जाए कि उस एरिया में उसने धीमे धीमे चलानी है, या फिर कि वहाँ रात को ट्रेन नहीं चलानी है, या फिर कि वहाँ पर कुछ अंडर ब्रिज ओवरपास ऐसा कुछ बनाया जाए। तो ये दोनों के लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री दोनों ने मिल के काम करना होगा, तो उसके भी ऐसे सब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो ये कॉलम आप सब पढ़िए, इससे एक तो मेंस पेपर 2 गवर्नेंस, रोल ऑफ IAS वगैरह में भी, और मेंस पेपर 4 एथिक्स और उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायलेमास उसमें भी, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके लिए भी अच्छा कॉलम है। आई थिंक आई विल शेयर द लिंक विथ यू आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ऑडियो नोट। उसके बाद दूसरी कोई ये सब सोशल मीडिया रेगुलेशन की ड्राफ्ट गाइडलाइंस, और उसमें गवर्नमेंट अपॉइंटेड ग्रीवांस अपीलिएट कमेटी, और उसमें ये फला टीम का इतना जटिल कुछ, भाई फाइनल उसको आने दो, करते हैं, आगे बढ़ो। पेज 10 पे कर्नाटक के गुब्बी तालुका में मूलाकटम्मा मंदिर था, जहाँ पर कुछ दलित श्रद्धालु पूजा करने गए, तो जो मंदिर का पुजारी था उसने उनको धुतकार के निकाल दिया कि आप लोग यहाँ नहीं आ सकते। हाँ, तो इसमें से केस स्टडी का मुद्दा, कि सपोज यू आर एन IAS और IPS ऑफिसर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तो ये आज़ादी के इतने 75 ईयर्स के बाद भी ऐसी जो ये मानसिकता चल रही है, इसको आप कैसे बंद करेंगे? तो उसके बारे में आप सोचिए, क्या होगी आपकी शॉर्ट टर्म इमीडिएट प्रायोरिटी, क्या होगी आपकी लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज़, कैसे आप ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेंगे, कितना आप डंडा चलाएंगे, कितना सेंसिटाइजेशन करेंगे, वगैरह वगैरह। रिलीजन के बाद अब एजुकेशन की तरफ चले तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है कि मातृभाषा में चीज़ों को प्रमोट किया जाए, हिंदी में चीज़ों को प्रमोट किया जाए, संस्कृत में भी चीज़ों को प्रमोट किया जाए। तो मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य होगा कि जहाँ पर मेडिकल कॉलेज की 3 टेक्स्ट बुक अब से हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज़ की गई और वो पढ़ाई जाएंगी। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल सेगमेंट्स पेपर 2 का मुद्दा, तो इसमें एक झगड़ा ये चल रहा था कि जम्मू में जो लोग 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं उनको भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऐसा सर्टिफिकेट दिया जा रहा था कि बाद में वो वोटर के रूप में रजिस्टर हो। तो इस पर ऑपोजिशन पार्टीज़ को सब विरोध था कि वो प्रवासी मजदूर जो अभी जम्मू में है, तो क्या उसने वो जहाँ से आया हो उस अपने वतन में उसने अपने वोटर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया कि नहीं,
या फिर ऐसे यहाँ पर भी उसको रजिस्टर करोगे तो वो तो इधर भी वोट देगा जम्मू में, और अपने वतन जाके भी तो डबल वोट देगा, और ये सब मतलब ठीक नहीं है। तो फिर अब सरकार ने वो जो था रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर, वो एक्सरसाइज को अभी के लिए रोक दिया है और चीज़ों को वो ठीक करेंगे। पेज 10 पे इंटरनेशनल रिलेशन में याद करो, थोड़े दिन पहले भारत की एक कप सिरप कंपनी ने बेकार किस्म की दवा भेजी थी गाम्बिया, और वहाँ पर 66 बच्चे उसे पीकर मर गए। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गाम्बिया सरकार को बहुत ही दुख प्रकट किया है। तो इसमें समझना कि ये अपना कैरेक्टर दिखाता है एक देश का, देश के विदेश मंत्री का, वरना कुछ तो ऐसे हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में कि अपनी गलती कभी मानते ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, पेज 12। स्टेट सर्विस के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक नई पॉलिसी बनाई है। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि पहले 3 सालों के लिए ये पॉलिसी, मतलब 2022 की हो तो +3 मतलब 2025 तक जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे तो उसको रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, वो सब में माफ़ी मिलेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहता है तो सरकार उसको एडवांस में पैसा देगी। मतलब समझो उसकी सैलरी हो 50,000, तो उसको 3 महीने की सैलरी 1.5 लाख रुपए एक साथ दे देंगे, और फिर कि तुम इंस्टॉलमेंट में हमको वापस करते रहना, या तुम्हारी सैलरी में से उतना उतना पैसा बाद में तुमको 20-20 हज़ार ही देंगे और कट करके रिकवर करेंगे, सो दैट द पर्सन कैन परचेज द इलेक्ट्रिक व्हीकल। फिर रशिया के वही सब अलग अलग मामलों पर यूनाइटेड नेशन में कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन आते हैं, इंडिया एब्सटेन करता है, वो बॉल बाय बॉल कमेंट्री हम बहुत अब दिमाग नहीं खर्च करना। आगे बढ़ो, पेज 13 कुछ नहीं। पेज 14 एक्सप्लेन सीरीज। एक तो यूएस चाइना अपन कुछ मज़ा नहीं आया मुझे। दूसरा है मेंस पेपर 3, उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज़। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने रायथू भरोसा केंद्र खोले हैं। ये रायथू भरोसा केंद्र ऐसे हैं कि वहाँ पर किसान सीड्स यानी बीज खरीद सकता है, फर्टिलाइज़र खरीद सकता है, पेस्टिसाइड, एनिमल फीड, पशुओं के लिए जो घास चारा और उसके अलावा जो चीज़ें खिलानी हो उसे, और वो अपने अनाज को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे यही दुकान में बेच भी सकता है। उसको सॉइल हेल्थ कार्ड की भी मदद चाहिए, अपनी ज़मीन में मैं कौन सा फर्टिलाइज़र बेहतर यूज़ करूँ उसका काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, वो सब भी फैसिलिटी यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और एक्सटेंशन वर्कर उसको मुहैया कराते हैं। तो ऐसा ये रायथू भरोसा केंद्र जो है, उससे इथियोपिया की सरकार इतनी इम्प्रेस हो गई कि वो सब यहाँ पर स्टडी करने आए हैं और वो वाली चीज़ इथियोपिया में इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, तो हमारे लिए सोचने का केस स्टडी यहाँ कि ऐसा पूरे भारत में केंद्र खोलने चाहिए ताकि फार्मर का भला हो सके और उसकी इनकम को डबल किया जा सके। उसके बाद एक्सप्लेन सीरीज में लंबी चौड़ी है हिजाब वर्डिक्ट, और एक जज ने फेवर में बोला, एक जज ने अगेंस्ट में बोला, उसी का है। अब ठीक है, वो तो समझिए करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन आएगा या अनअकैडमी आर्टिकुलेट, उसमें इसकी समरी बना के दी होगी, तो अभी रोज़ रोज़ उसको पढ़ने का कुछ है नहीं। गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये सब शेयर मार्केट वाली चीज़ बहुत काम की नहीं। आगे बढ़ो, पेज 15। उसमें हिजाब के ही कंटेक्स्ट में यूरोपियन यूनियन की सर्वोच्च न्यायालय, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन CJEU, जो लग्जमबर्ग में बैठती है, उन्होंने फैसला सुनाया कि अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऐसा बोले कि तुम हिजाब नहीं पहन सकते या कैप नहीं पहन सकते या किसी और किस्म की टोपी या कवर नहीं लगा सकते सर पे, तो वो सब सही है, और इसमें उसे कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि कंपनी को ये हक है कि अपने सारे एम्प्लॉयज़ एक टाइप का यूनिफॉर्म पहन के आए और एक टाइप का वो सब दिखे। ऐसा पहले भी UPSC 1-2 बार पूछ चुका है मेंस एग्जाम में कि भारत का सेक्युलरिज्म और ये फ्रांस का सेक्युलरिज्म वो अलग कैसे है। तो उसमें भी NCERT में भी यही कुछ मिलती जुलती केस स्टडी है कि ये तो यूरोप का मामला है, लेकिन फ्रांस में भी कुछ ऐसा है, हिजाब पर टोटल प्रतिबंध, जबकि इंडिया में वो ऐसा नहीं है। हालांकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और बड़ा आएगा, फिर हम इसको वापस रिविजिट करेंगे। पेज 16 इकोनॉमी में कुछ नहीं, वही सब शेयर मार्केट का और बिजनेस जनरल नॉलेज की सिंगापुर एयरलाइन और टाटा मर्जर करेंगे कि नहीं, इन्फोसिस को कितना प्रॉफिट हुआ, अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, सेबी किसी का लाइसेंस रद्द कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी के लोग के सैलरी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, नथिंग वर्थ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर पेज 17 और 18 स्पोर्ट्स के समाचार, लेकिन कुछ खास काम का नहीं। तो ये था शुक्रवार का न्यूज़पेपर। अब उसके बाद में शनिवार और रविवार, मतलब आज शनिवार है तो आज का भी एक बैकलॉग है और कल आ जाएगा सुबह, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से बैकलॉग कंप्लीट कर सकूँ।